नमस्कार। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में बस एक ही चीज गूंजती है, शौर्य। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब और इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो वीरता का पर्याय बन गया है। हमारे पास उनके बारे में कई तरह के स्रोत हैं। कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स भी, जो उनके जीवन, उनके युद्धों और हाँ, उनकी विरासत पर काफी रोशनी डालते हैं। जी, काफी सामग्री है जिससे हम उनकी कहानी समझ सकते हैं। तो आज का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राणा सांगा इतने अहम क्यों थे, उनकी बड़ी जीतें कौन सी थीं, और हाँ, वो खानवा का युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। और सबसे दिलचस्प, उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। सोचिए, एक योद्धा जिसके जिस्म पर तलवारों के कहते हैं 80 निशान थे, फिर भी लड़ने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीर गाथा को परत दर परत खोलना। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। महाराणा सांगा का जन्म वैशाख बदी नवमी विक्रम संवत 1539 को हुआ था। यानी अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर देखें तो 22 अप्रैल 1482। जी, मालवा में। और वो मेवाड़ के उस गौरवशाली सिसोदिया राजपूत वंश से थे। महाराणा कुंभा के पोते जी। और महाराणा रायमल और महारानी रतन कंवर के बेटे। लेकिन मेवाड़ का सिंहासन उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं मिला है ना? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। महाराणा रायमल के 3 बेटे थे जो सिंहासन के दावेदार थे, पृथ्वीराज, जयमल और सबसे छोटे सांगा। तीनों भाइयों में मेवाड़ की गद्दी के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही थी। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है, कुछ स्रोत बताते हैं कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि सांगा ही मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे। ओहो, फिर तो भाइयों में झगड़ा बढ़ गया होगा। हाँ, बस ये सुनते ही उनके भाई, खासकर पृथ्वीराज, उनके दुश्मन बन गए और कहते हैं उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। बाप रे, तो वो बच कैसे निकले? इसी तरह वो घायल अवस्था में बच निकले और मेवाड़ छोड़कर चले गए। कहते हैं उन्होंने काफी समय अज्ञातवास में भी बिताया। और आखिर में अजमेर पहुंचे? अजमेर, हाँ। वहां उन्हें अजमेर के एक सामंत थे, करमचंद पवार, उनका सहारा मिला। करमचंद ने उनकी पहचान छुपाई, उनकी बहुत मदद की, और आखिरकार जब भाइयों के बीच संघर्ष चलता रहा और उनकी मृत्यु हो गई, तब सन 1509 में करमचंद पवार की मदद से ही महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो उनका सत्ता में आना भी काफी संघर्षों से भरा था। वाकई। और शासक बनने के बाद तो उन्होंने मेवाड़ को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनका शासनकाल मतलब 1509 से 1528 तक का मेवाड़ के इतिहास का एक तरह से स्वर्ण युग माना जाता है। जी बिल्कुल। मेवाड़ अपनी शक्ति के शिखर पर था उनके समय में। और सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बड़े महत्वाकांक्षी भी थे। उनका सपना सिर्फ मेवाड़ तक नहीं था, वो पूरे भारत पर अपना असर देखना चाहते थे। और उनकी वीरता, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। युद्धों में उनके शरीर पर 80 घाव, उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर भी बेकार हो गया था। इसके बावजूद उनका हौसला कमाल था। हाँ, ये 80 घाव वाली बात सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनकी पहचान बन गई थी। कई स्रोत इसे दोहराते हैं और ये दिखाता है कि वो किस तरह के योद्धा थे, मतलब हर लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले। सही। इसीलिए उन्हें उस दौर का सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय राजा माना जाता था। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि कई दूसरे राजा और राव उनकी छत्रछाया में रहते थे। उन्हें हिंदू पद की उपाधि भी मिली थी। जी हाँ, हिंदू पद या हिंदू पद, जिसका मतलब था हिंदुओं का रक्षक और सबसे बड़ा हिंदू राजा। ये उपाधि उस दौर में उनके राजनीतिक और सैन्य दबदबे को दर्शाती है। और सिर्फ राजपूत स्रोत ही नहीं, बाबर ने भी, उसने भी उनकी ताकत का लोहा माना था, है ना? बिल्कुल। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा का जिक्र बड़े सम्मान से किया है, भले ही वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। बाद में बाबर लिखता है कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के जोर पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उसने लिखा कि सांगा के राज्य की सालाना आमदनी 10 करोड़ थी, उनकी सेना में 1 लाख घुड़सवार थे और उनके झंडे तले 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार लड़ने को तैयार रहते थे। 1 लाख घुड़सवार, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, हो सकता है ये आंकड़े थोड़े बढ़ा चढ़ा कर हों, लेकिन ये सांगा के प्रभाव को जरूर दिखाते हैं।
और एक और दिलचस्प शब्द जो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा सैनिक जिसका शरीर युद्धों में खंडहर जैसा हो गया हो, मतलब बुरी तरह क्षतिग्रस्त। इतने सारे घाव, एक आंख, एक हाथ, एक पैर खोने के बाद भी वो मैदान में डटे रहते थे। ये शब्द उनकी शारीरिक स्थिति और उनके अदम्य साहस दोनों को एक साथ बयान करता है। कमाल है, मतलब शरीर जख्मी था लेकिन जज्बा फौलादी था। बिल्कुल। तो बाबर से टकराने से पहले ही सांगा एक बड़ी ताकत बन चुके थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत और आसपास के सुल्तानों को भी चुनौती दी थी। हाँ, बाबर के आने से पहले सांगा ने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, जिनसे उत्तर भारत में उनका दबदबा कायम हुआ। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली सल्तनत की तरफ ध्यान दिया। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोधी। सांगा ने उसे 2 बार हराया, पहले 1517 में खातोली के युद्ध में। खातोली जी, और फिर 1518 में बाड़ी, ये धौलपुर के पास है, बाड़ी के युद्ध में। इन जीतों से दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हुई और राजपूतों का हौसला बढ़ा। और मालवा और गुजरात, उन सुल्तानों से भी टक्कर हुई थी। मुझे वो गागरोन का युद्ध कुछ याद आ रहा है। आप बिल्कुल सही याद कर रहे हैं। 1519 में गागरोन का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें सांगा का सामना हुआ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से, और उसकी मदद के लिए गुजरात की सेना भी आई थी। अच्छा, संयुक्त सेना थी। हाँ, लेकिन सांगा ने इस संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सांगा की उदारता। उदारता कैसे? महमूद खिलजी युद्ध में घायल होकर बंदी बना लिया गया। सांगा उसे चित्तौड़ लाए, उसका इलाज करवाया और फिर कुछ समय बाद उसे ससम्मान उसका राज्य मतलब मांडू लौटा दिया। अरे वाह, ये तो वाकई अनोखी बात है। उस जमाने में ऐसा व्यवहार आम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी सांगा के इस बर्ताव की तारीफ की है। ये दिखाता है कि सांगा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, उनमें राजपूतों वाली वो पारंपरिक शूरवीरता और उदारता के गुण भी थे। शायद ये उनकी राजनीतिक सोच का भी हिस्सा हो, ये दिखाने के लिए कि वो एक न्यायप्रिय शासक हैं। इसी जीत की खुशी में उन्होंने केसरियाचारण हरिदास को चित्तौड़ का एक हिस्सा उपहार में भी दिया था। एक दोहा भी है शायद इसी पर, मांडव घड़ गर्जर ग्रह मुके रैणवा दीख चत्रघड़ राण। मतलब मांडू और गुजरात को हराकर राणा ने चित्तौड़ का गौरव बढ़ाया। और गुजरात से भी सीधा टकराव हुआ था क्या? हाँ, 1520 में गुजरात से भी संघर्ष हुआ। वजह थी इडर राज्य के उत्तराधिकार का सवाल। सांगा ने अपने समर्थक रायमल का पक्ष लिया और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की सेना को पीछे खदेड़ दिया। उन्होंने गुजरात के अंदर घुसकर अहमदनगर और विसननगर जैसे शहरों पर भी कब्जा कर लिया था। तो इन सारी जीतों ने बाबर के आने से पहले ही राणा सांगा को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया था। जी हाँ, नतीजा ये हुआ कि मेवाड़ की सीमाएं बहुत फैल गईं। उत्तर में पंजाब में सतलुज नदी तक, दक्षिण में मालवा और नर्मदा तक, पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आगरा के पास बयाना तक उनका प्रभाव माना जाने लगा। उन्होंने मालवा में हिंदू शासन फिर से स्थापित करने की कोशिश की और वहां से जजिया कर हटाने का आदेश भी दिया। चंदेरी के मेदिनी राय जैसे ताकतवर राजपूत शासक उनके पक्के सहयोगी बन गए। इससे उनका राजपूत संघ और भी मजबूत हो गया। तो ये शुरुआती जीतें तो थीं, लेकिन असली चुनौती अब आने वाली थी, जब भारत के राजनीतिक मंच पर बाबर का आगमन हुआ। 1526 में पानीपत, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। अब हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए 2 ही बड़े दावेदार बचे थे, बाबर और राणा सांगा। हाँ, और दोनों के बीच टकराव होना तय था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया? कुछ स्रोत कहते हैं कि इब्राहिम लोधी के नाराज सरदार जैसे पंजाब के दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलाया था। लेकिन कुछ स्रोत और खुद बाबर अपनी बाबरनामा में ये इशारा करते हैं कि राणा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए संदेश भेजा था। क्या सांगा ने? हाँ, बाबर का ये आरोप है कि सांगा ने वादा किया था कि जब बाबर दिल्ली पर हमला करेगा तो सांगा आगरा पर हमला करके लोधी को 2 तरफ से घेर लेंगे। लेकिन बाबर के मुताबिक सांगा ने ऐसा नहीं किया। ये तो दिलचस्प मोड़ है। क्या सांगा ने सच में बाबर को न्योता दिया था? ऐसा क्यों करते वो? देखिए, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। हो सकता है सांगा ने सोचा हो कि बाबर भी तैमूर की तरह लूटपाट करके वापस चला जाएगा
और दिल्ली कमजोर हो जाएगी, जिसका फायदा वो उठा सकेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये बाबर का अपना पक्ष हो, सांगा पर हमला करने का बहाना ढूंढने के लिए। वजह चाहे जो भी रही हो, पानीपत की जीत के बाद बाबर भारत में ही रुक गया और अब उसका अगला निशाना सांगा ही थे। दोनों के बीच सीधी टक्कर तय थी। खानवा के बड़े युद्ध से ठीक पहले एक और छोटी लेकिन अहम लड़ाई हुई थी फरवरी 1527 में, बयाना का युद्ध। बयाना, आगरा के पास। जी हाँ, बयाना का किला सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। बाबर ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन राणा सांगा ने हमला करके बाबर की शुरुआती मुगल टुकड़ी को हरा दिया और बयाना का किला वापस जीत लिया। ये जीत सांगा के लिए मनोबल बढ़ाने वाली थी और बाबर के लिए एक चेतावनी भी। और इसी के बाद सांगा ने खानवा के लिए तैयारी शुरू की। वो पाती पेरवन वाली परंपरा क्या थी, आपने जिक्र किया था। हाँ, बयाना की जीत के बाद सांगा ने खानवा की युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पाती पेरवन नाम की एक पुरानी राजपूत परंपरा का पालन किया। इसका मतलब था पत्र व्यवहार या निमंत्रण भेजना। सांगा ने सभी प्रमुख राजपूत राजाओं और सरदारों को पत्र भेजकर बाबर रूपी विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। ये एक तरह से राष्ट्रीय एकता का प्रयास था उस समय का। और कौन कौन शामिल हुए इस महासंघ में? जाहिर है बहुत बड़ी सेना इकट्ठा हुई होगी। हाँ, सांगा के आह्वान पर अभूतपूर्व एकता देखने को मिली। उस समय के लगभग सभी बड़े राजपूत शासक अपनी सेनाओं के साथ शामिल हुए। सोचिए कौन कौन थे। मेवाड़ के सलूम्बर के रावत रतन सिंह चूणनवत जैसे प्रमुख सामंत, बूंदी के हाड़ा राजपूत, मारवाड़ यानी जोधपुर से राव गांगा की सेना, जिसका नेतृत्व शायद उनके बेटे मालदेव कर रहे थे। अच्छा। हाँ, आमेर जयपुर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा, ईडर के राजा भारमल, मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया और सबसे खास चंदेरी के मेदिनी राय। इतना ही नहीं, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी अपनी बची खुची अफगान सेना के साथ सांगा से आ मिला था। और एक नाम और अहम है, हसन खां मेवाती, जो अलवर क्षेत्र के शासक थे और इस सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। बाप रे, यानी एक तरफ बाबर की मुट्ठी भर सेना और दूसरी तरफ ये विशाल राजपूत अफगान गठबंधन। संख्या को लेकर स्रोतों में थोड़ा अंतर है। कुछ कहते हैं 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े राजा, 9 राव, 104 सरदार और 500 हाथी थे। बाबरनामा में तो 1 लाख घुड़सवार बताए गए हैं। संख्या चाहे जो भी हो, ये तय है कि सांगा की सेना बाबर की सेना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन देखिए, युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते। सही बात है। 16 मार्च 1527 खानवा का मैदान, जो आगरा से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में है, वहां इतिहास का फैसला होना था। तो खानवा में आखिर हुआ क्या? क्यों इतनी बड़ी सेना हार गई? यहीं पर युद्ध का पूरा गणित बदल गया। बाबर के पास संख्या बल कम था, लेकिन उसके पास 2 ऐसी चीजें थीं जो राजपूतों के पास नहीं थीं। एक तो तोपखाना और दूसरी एक नई युद्ध रणनीति, जिसे तुलुगमा कहा जाता था। ये तुलुगमा क्या थी और तोपों ने कैसे फर्क डाला? तुलुगमा एक उज़्बेक रणनीति थी। इसमें सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाता था: केंद्र, दायां पार्श्व यानी राइट फ्लैंक और बायां पार्श्व यानी लेफ्ट फ्लैंक। दाएं और बाएं हिस्से तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर लेते थे, जबकि केंद्र सामने से दबाव बनाए रखता था। अच्छा, घेराबंदी जैसी। हाँ, एक तरह से। और इसके साथ ही बाबर ने अराबा या उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया। इसमें बैलगाड़ियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर एक कतार बनाई जाती थी, जिसके पीछे तोपों और बंदूकचियों को सुरक्षित रखा जाता था। ये एक तरह का चलता फिरता किला बन जाता था, जहां से वो दुश्मन पर लगातार गोले बरसा सकते थे। और राजपूत सेना, वो कैसे लड़ रही थी? राजपूत सेना अपने पारंपरिक तरीके से लड़ रही थी, पूरी बहादुरी, जोश और सीधे हमले पर भरोसा। उनकी ताकत आमने सामने की तलवारबाजी और घुड़सवारी में थी। वो तोपों और इस तरह की घेराबंदी वाली रणनीति से अनजान थे। तो युद्ध के मैदान पर क्या नजारा रहा होगा? भयानक रहा होगा। हाँ, युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने अपनी पूरी ताकत से जोरदार हमला किया। उनका शुरुआती हमला इतना भयानक था कि एक बार तो बाबर की सेना के पैर उखड़ते दिखे। बाबरनामा में भी इसका जिक्र है। लेकिन जैसे ही राजपूत सेना करीब आई, बाबर के तोपखाने ने आग उगलनी शुरू कर दी। तोपों की भयानक गड़गड़ाहट और गोलों की मार राजपूतों के लिए बिल्कुल नई चीज थी।
हाँ, उन्होंने पहले शायद ये देखा ही नहीं था। बिल्कुल। इससे उनके हाथी और घोड़े बुरी तरह बिधक गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। राजपूत सेना में भगदड़ मच गई, उनका पूरा फॉर्मेशन टूट गया। और वो अराबा वाली गाड़ियों की कतार। हाँ, उस गाड़ियों की कतार को तोड़ना राजपूतों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। उसके पीछे से बाबर की तोपें और बंदूकें लगातार कहर बरपा रही थीं। राजपूत सैनिक बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तोपों की मार से वो वहीं ढेर हो रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा, विश्वासघात। विश्वासघात? खानवा में? किसने किया? रायसेन का शासक था सिलहौदी तंवर। वो सांगा का एक प्रमुख सहयोगी माना जाता था, लेकिन युद्ध के एक अहम मोड़ पर वो अपनी सेना लेकर बाबर से जा मिला। अरे नहीं। हाँ, इस दल बदल ने राजपूत सेना का मनोबल तोड़ दिया और सांगा की रणनीति को गहरा धक्का लगा। कहते हैं इसी उथल-पुथल के बीच जब सांगा खुद सेना को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़े, उन्हें एक तीर लगा या शायद गोली, और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ओहो, युद्ध के बीच में सेनापति का घायल होना, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। बिल्कुल। सांगा को तुरंत युद्ध के मैदान से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन उनके हटते ही सेना में भ्रम फैल गया। उनकी जगह बड़ी सादरी के झाला अज्जा ने मेवाड़ का राज चिन्ह धारण कर युद्ध का नेतृत्व संभाला ताकि सेना का मनोबल बना रहे। झाला अज्जा और बाकी राजपूत योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नेतृत्व विहीन और तोपखाने से पस्त राजपूत सेना बाबर की संगठित और तकनीकी रूप से बेहतर सेना के सामने टिक नहीं पाई। अंततः राजपूतों की हार हुई। एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, उन्होंने स्थिति का क्या खूब वर्णन किया है। केंद्र में राजपूत बिना जवाबी हमला किए या करीब आने में सक्षम हुए बिना गिरते रहे। वे हथियारों में बुरी तरह से पीछे थे और उनके घने समूह ने केवल उनके निराशाजनक संहार को बढ़ाया, क्योंकि हर गोली को अपना निशाना मिला। दिल दहलाने वाला वर्णन है। हाँ, और जीत के बाद बाबर ने क्रूरता दिखाते हुए राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनार बनाने का आदेश दिया, जैसा उसका पूर्वज तैमूर क्या करता था। तो हार के मुख्य कारण क्या रहे फिर? बाबर की तोपें, वो तुलोगमा रणनीति और सिलेदी का विश्वासघात? हाँ, संक्षेप में यही मुख्य कारण थे। बाबर की बेहतर सैन्य तकनीक और रणनीति, जिसके सामने राजपूतों की पारंपरिक वीरता कारगर नहीं रही। राजपूत सेना में आपसी समन्वय और शायद एक केंद्रीय कमान की कुछ कमी रही हो। सिलहदी जैसे सहयोगियों का विश्वासघात, और सबसे बढ़कर युद्ध के निर्णायक क्षण में राणा सांगा का घायल हो जाना, इन सब ने मिलकर खानवा में राजपूतों की हार तय कर दी। खानवा की हार यकीनन भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। इसके बाद क्या हुआ? बाबर का रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया होगा दिल्ली के लिए। हाँ, खानवा की जीत ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पक्की कर दी। बाबर अब हिंदुस्तान का निर्विवाद बादशाह बन गया। उसने राजपूतों के बचे खुचे प्रतिरोध को कुचलने के लिए चंदेरी पर हमला किया, जहां सांगा के सहयोगी मेदिनी राय का शासन था, और उसे भी जीत लिया। उधर राणा सांगा घायल अवस्था में युद्ध के मैदान से बचकर मेवाड़ की ओर लौटे थे। लेकिन क्या सांगा ने हार मान ली थी? वो 80 घाव वाला योद्धा इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था? आप सही कह रहे हैं, राणा सांगा हार मानने वालों में से कतई नहीं थे। घायल होने के बावजूद वो खानवा की हार का बदला लेने के लिए बेचैन थे। कहते हैं स्वस्थ होते ही उन्होंने फिर से सेना इकट्ठा करनी शुरू कर दी और बाबर से एक और युद्ध लड़ने की कसम खाई। वो फिर से राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश में लगे थे। फिर से? हाँ, लेकिन उनके ही कुछ सामंत और सरदार जो बाबर की ताकत देख चुके थे और एक और युद्ध को मेवाड़ के लिए विनाशकारी मानते थे, वो इस योजना के खिलाफ थे। तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में तो नहीं हुई? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इन्हीं सरदारों ने, जो और युद्ध नहीं चाहते थे, कथित तौर पर सांगा को जहर दे दिया। जहर? अपनों ने ही? हाँ, ऐसा कहा जाता है। ये घटना 30 जनवरी 1528 को कालपी, जो अब उत्तर प्रदेश में है, के पास एरिच या इरिच नाम की जगह पर हुई। इस महान योद्धा का अंत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपनों के ही षड्यंत्र से हुआ, ऐसा माना जाता है। विश्वास नहीं होता। उनके दाह संस्कार स्थल को लेकर भी इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कुछ स्रोत बसवा राजस्थान बताते हैं, तो कुछ मांडलगढ़ राजस्थान का जिक्र करते हैं। ये तो बहुत दुखद अंत हुआ।
उनकी मृत्यु का राजपूत एकता पर क्या असर पड़ा होगा? उनकी मृत्यु राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। वो उस संयुक्त मोर्चे के धुरी थे जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। उनके जाने के बाद राजपूतों की वो एकता फिर कभी उस तरह से कायम नहीं हो पाई। इससे भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार का रास्ता और भी आसान हो गया। लेकिन उनकी वीरता की कहानियां तो आज भी जिंदा हैं। महाराणा सांगा आज भी राजपूत शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक माने जाते हैं। वो 80 घावों वाले योद्धा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने अपनी धरती की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का साहस दिखाया था। मुझे पता है खानवा के पास भरतपुर में उनकी याद में एक राणा सांगा पैनोरामा भी बनाया गया है। उनका शासनकाल निसंदेह मेवाड़ के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय था, जब मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी। सही। खानवा में उनकी हार जरूर हुई, लेकिन उत्तर भारत में शक्ति संतुलन को बदलने और राजपूत एकता को स्थापित करने का उनका प्रयास इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। उनकी नीतियां, उनके युद्ध, उनकी शख्सियत, ये सब मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसीलिए शायद यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी महाराणा सांगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका अध्ययन हमें उस दौर की राजनीति, सैन्य रणनीति, समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक युग के प्रतीक थे, राजपूत प्रतिरोध और बदलते हुए भारत का प्रतीक। तो आज हमने महाराणा सांगा के असाधारण जीवन को देखा, कैसे वो भाइयों के संघर्ष से बचकर मेवाड़ के शासक बने, कैसे उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया, कैसे उन्होंने एक विशाल राजपूत संघ बनाया, और कैसे खानवा के मैदान में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक ऐसा योद्धा जो शरीर से भले ही भग्नावशेष हो गया था, पर जिसका हौसला आखिर तक बुलंद रहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि खानवा में तकनीक, मतलब वो तोपखाना और विश्वासघात ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। जरा सोचिए, अगर बाबर के पास वो निर्णायक तकनीक ना होती या सिलाहदी जैसे लोग विश्वासघात ना करते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? ये सोचने वाली बात है। क्या राणा सांगा दिल्ली के शासक बनते? ये टकराव सांगा के व्यक्तिगत वीरता और पारंपरिक युद्ध शैली बनाम बाबर की आधुनिक तकनीक और रणनीति, यह हमें नेतृत्व, एकता की जरूरत और युद्ध की बदलती प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? वाकई इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।